हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। हम आप लोगों को आज देखिए जो बायोलॉजी क्लास 10th की है वो आज आपको हम उसका पार्ट 7 प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और ये जो बायोलॉजी आपको हम पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं कि हाई स्कूल लेवल पे, ये पूरा एनसीईआरटी बेस पे है। आप इसको विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्या कर सकते हो, इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। और आप सब लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब आपको अच्छा लगेगा तभी ये काम कीजिएगा। आप वीडियो को देखिए और अगर अच्छा आपको लगे तब हम आपको कह रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम आने वाले समय में जो भी आपको बायोलॉजी की कॉम्पिटिटिव जानकारियां आपको देने जा रहे हैं उससे आपको लाभ हो सके। तो इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को हमने क्या किया, कल जो आपकी पाचक ग्रंथियां होती हैं उसके बारे में बताया था, अग्न्याशय के बारे में। अब हमारा पूरा जान लीजिएगा आमाशय, या कह सकते हो कि आहार नाल की पूरी संरचना आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने इस सब चीज़ों को पढ़ा दिया है। और अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को देखेंगे तो कुछ आपको और मजा आएगा पढ़ने में। तो हम बात करते हैं पाचन की क्रिया विधि। तो मनुष्य में भोज्य पदार्थों का पाचन किस प्रकार होता है, इसी का अध्ययन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाचन की क्रिया विधि के अंतर्गत करेंगे। इसको एक तरीके से हम लोग रासायनिक पाचन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एकदम सीधा सीधा आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा। जब पाचन की क्रिया विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की सहायता से होती है तो उसे रासायनिक पाचन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक पाचन कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। जब पाचन की क्रिया क्या हुआ करती है, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में होती है। अब आप देखेंगे कि अलग अलग पार्ट पर अलग अलग क्या हुआ करते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। तो अगर पाचन की क्रिया जो हुआ करती है वो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की उपस्थिति में होती है तो उसी को हम लोग रासायनिक पाचन कहते हैं। और उसका हम पूरा जो अध्ययन किया करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाचन की क्रिया विधि। तो पाचन की क्रिया विधि का मतलब होगा कि हम पूरा डिटेल उसका अध्ययन जब करेंगे, कौन कौन से भाग में कहां कहां पे पाचन होता है, तो उसको हम लोग पाचन की क्रिया विधि कहते हैं। तो आगे हम आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा। पाचन की क्रिया विधि को निम्न भागों में पाचन की क्रिया विधि को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। ये है, आप जान लीजिएगा। जो हमारी पाचन की क्रिया हुआ करती है उसको निम्न भागों में, मतलब कि उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट हुआ करते हैं, अब हम इसको पढ़ेंगे। तो जो पाचन की क्रिया हुआ करती है इसके अंतर्गत हम सबसे पहले ध्यान दीजिएगा पढ़ेंगे, जो इसके अंतर्गत स्टेप्स आने वाले हैं उसमें सबसे पहले अंतर्ग्रहण है। अंतर्ग्रहण के बाद हम आपको पढ़ाएंगे निसरण। निसरण के बाद बताया जाता है आमाशय में रासायनिक पाचन, फिर ग्रहणी में रासायनिक पाचन, और उसी ग्रहणी का ही अगला पार्ट होता है, जैसे चाहे इलियम कह दीजिए चाहे छोटी आंत में कह दीजिए। छोटी आंत में रासायनिक पाचन, ग्रहणी को अलग हम कर लेते हैं, फिर छोटी आंत को अलग कर लेते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर लीजिएगा क्योंकि ग्रहणी भी छोटी आंत का ही पार्ट है। तो ग्रहणी में हम स्पेशली पढ़ेंगे। ग्रहणी में पाचन, फिर चाहे आप उसको शेषांत्र कह दीजिए उसमें पाचन, या छोटी आंत ही कुछ लोग कह देते हैं उसको, और फिर लास्ट में बड़ी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा अवशोषण, और फिर क्या बताया जाएगा, स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद फिर बड़ी आंत में पाचन, और फिर लास्ट में निक्षेपण या बहिक्षेपण उसको आप लोग कह सकते हो। तो इतना इसके अंतर्गत चरण आएगा। देखिए कौन कौन से स्टेप्स आने वाले हैं रासायनिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जान लीजिएगा। अगर आप इससे समझते हैं तो इससे रिलेटिव आपको एक आध दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहला हुआ करता है अंतर्ग्रहण।
सबसे पहला कौन सा हुआ करता है? अंतर्ग्रहण। दूसरा आपका हुआ करता है निसरण। क्या होता है? निसरण। और तीसरा आपका हुआ करता है आमाशय में पाचन या आमाशय में रासायनिक पाचन। आमाशय में रासायनिक पाचन। फिर अगला होता है ग्रहणी में रासायनिक पाचन। अब ग्रहणी के बाद जो पांचवा होता है वो होता है आपका छोटी आंत में, या इसी को इलियम भी कह सकते थे, छोटी आंत में रासायनिक पाचन। ये हो गया। और फिर उसके बाद जब पाचन यहां हो जाता है तो यहीं पे दो क्रियाएं होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद। एक होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और फिर छठा के बाद होता है सातवां, वो होता है आपका स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और फिर आठवां होता है बड़ी आंत में पाचन। अब जो स्ट्रक्चर पढ़े पूरा आना तुमको समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नौवां होता है बहिक्षेपण। तो इतना प्रकार से हम आपको क्या बताएंगे, पूरी पाचन की क्रिया विधि को आपको समझाएंगे। अब अगर इसे एक बार आप और फिर समझना चाहें तो सबसे पहले कौन सा होता है? अंतर्ग्रहण। फिर कौन सा होता है? निसरण। फिर क्या होता है? आमाशय में रासायनिक पाचन। फिर कहाँ होता है? ग्रहणी में रासायनिक पाचन। फिर कहाँ होता है? छोटी आंत में रासायनिक पाचन। फिर कहाँ होता है? अवशोषण। और फिर क्या होता है? स्वांगीकरण। फिर क्या होता है? बड़ी आंत में पाचन। और फिर क्या होता है? बहिक्षेपण। तो इतने स्टेप्स को हमको यहाँ पे क्या करना है? पढ़ना है। ये ध्यान दीजिएगा सब लोग, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, मैं पूरा आपको बायोलॉजी का डिटेल दे रहा हूँ, जान लीजिएगा। जितना आप जानना चाहते हैं उससे ज्यादा मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर बायोलॉजी से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपकी रिलेट हो जाए। आप लोग इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। और हम इसके बाद आपको सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताएंगे। तो सबसे पहले अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतर्ग्रहण के बारे में। तो चलिए ध्यान दीजिए। चलिए अंतर्ग्रहण यहां बताने चल रहे हैं। नंबर 1, चलिए इसको ध्यान दीजिए। अंतर्ग्रहण का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करते हो, मेरी बात को समझिएगा, तो वो जैसे ही वो गुहा में प्रवेश करता है तो दांत जो होते हैं हमारे उसको चबाना शुरू करते हैं। और जब दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है तो वह भोजन क्या होता है? एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाया किया करता है तो वहीं पे आपको मालूम है अच्छी तरीके से लार होती है। लार क्या किया करती है? जो भोजन में पाया जाने वाला, मैंने बताया था इसके पहले लार के कार्य में, लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक लाइसोजाइम होता है और एक टाइलिन होता है। तो टाइलिन क्या किया करता है? जो भोजन में पाई जाने वाली मंड होती है उसको माल्टोज या मीठी शर्करा में क्या कर देता है? बदल देता है। मेरी बात को फिर से सुने। जैसे ही भोजन, जब हम मुख गुहा में भोजन को प्रवेश कराते हैं, या जैसे ही भोजन मुख गुहा में क्या हुआ करता है, मुख गुहा में आया हुआ भोजन दांतों द्वारा चबाने के बाद एकदम बारीक हो जाता है। और वहीं पर ही क्या होता है? भोजन में लार मिल जाने के कारण वह एकदम लसलसा हो जाता है, जिसको नेवाला कहा किया करते हो। और फिर लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम होते हैं जो निम्न कार्य किया करते हैं। उसमें नंबर 1 होता है टाइलिन। टाइलिन क्या किया करता है? यह भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज या मीठी शर्करा में बदल देता है।
और अब जब ये भोजन माल्टोज या मीठी शर्करा में बदल जाता है तो उसके बाद वहीं पे लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम क्या किया करता है, भोजन में आए हुए हानिकारक पदार्थों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और उसके बाद अब जब भोजन इतना हो जाता है तो वो फिर ढक्कन खुलता है और वो गुहा के पीछे से वो भोजन खिसकता हुआ ग्रास नली में। ग्रास नली में मैंने पहले ही बताया था पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो ग्रास नली में भोजन क्या हुआ करता है, क्रमानुकुंचन गति द्वारा वो निसरण है, जान लीजिएगा। जब भोजन ग्रास नली में क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा क्या होता है, खिसकता हुआ आमाशय में पहुंचता है तो उसको हम लोग निसरण कहा करते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 स्टेप्स अभी आपको बता दिया। एक कौन सी थी, अंतर्ग्रहण, और दूसरा कौन सा है, निसरण। ये दोनों प्रोसेस में केवल एक रिएक्शन आपको वही देखने को मिलता है, टायलिन वाला, लेकिन इसके बाद आपको रिएक्शन बहुत देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों आप समझ लीजिए। अंतर्ग्रहण पहले लिख लीजिए, मुख गुहा में आया हुआ भोज्य पदार्थ दांतों द्वारा चबाने या दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। ये हो गया। मुख गुहा में जो आया हुआ भोज्य पदार्थ होता है वो दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। और अब क्या होगा, यही लार में उपस्थित एंजाइम्स निम्न कार्य करते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम क्या करते हैं, निम्न कार्य करते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया अंतर्ग्रहण में मुख गुहा में भोजन आएगा, वह दांतों द्वारा क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। और विभाजित करने के बाद क्या होता है, यहीं पे ही लार निकलती है, मुख गुहा में ही जानते हो। और वो लार क्या किया करती है, भोजन में क्या करती है, वो एंजाइम जो लार में होते हैं वो निम्न कार्य करते हैं। जिसमें सबसे पहला मैंने एंजाइम के बारे में बताया था, आप देख लीजिए यही शुरू हो जाता है। ये है आपका कौन सा एंजाइम, टायलिन। बहुत लोग पूछते हैं कि टायलिन लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम होता है, तो उसका नाम टायलिन होता है। अब टायलिन का मैं फंक्शन बता दे रहा हूं। यह कहां पाया जाता है, लार में। पहली बात ध्यान दीजिए, यह लार में उपस्थित एंजाइम होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लार में उपस्थित एंजाइम्स का नाम बताइए, तो आपको जवाब क्या देना है, टायलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टायलिन एंजाइम पाया जाता है। होता है जो, अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जो क्या किया करता है, मंड, या इसी को स्टार्च कहते हैं। चाहे मंड कहिए चाहे आप क्या कहिए, स्टार्च। जो मंड या आपकी क्या हुआ करती है, स्टार्च, चावल में आपको देखने को मिलता है, आलू में भी देखने को मिलता है। तो ये मंड या स्टार्च को क्या किया करता है, अब मेरी बात को ध्यान दीजिएगा सब लोग, मंड या स्टार्च को ये माल्टोज या मीठी शर्करा, स्वीट शुगर, मीठी शर्करा में क्या करता है, ये बदल देता है। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। माल्टोज या मीठी शर्करा में क्या कर देता है, इसको बदल देता है। अब हमने बताया गया कि जो टायलिन होता है ये लार में उपस्थित एंजाइम होता है, और ये क्या किया करता है, मंड या स्टार्च, जो हमारे भोजन में पाई जाने वाली मंड होती है या स्टार्च होती है, उसको ये माल्टोज या किसमें बदल देता है, मीठी शर्करा में क्या कर देता है, बदल देता है। और अगर हम इसका रिएक्शन लिखना चाहें तो रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिख दिया मैंने मंड या स्टार्च, ये आपका फूड सब्सटेंस है। और उसके बाद जब हम रिएक्शन लिखने लगते हैं तो जो एंजाइम होता है उसको तीर के ऊपर लिख देते हैं। अब इसे मंड या स्टार्च है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, एंजाइम, और वो एंजाइम क्या है, टायलिन। ये ध्यान दीजिएगा।
अब ये मंड या स्टार्च को क्या करना, जो लैंग्वेज आप लिखे हो उसी का मैं रिएक्शन लिख रहा हूं भाई। रासायनिक पाचन अगर आप प्रक्रिया भी पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ रिएक्शन वाली पार्ट आपको मिलेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये मंड या स्टार्च को क्या किया करता है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, टाइलिन एंजाइम, इसको ये माल्टोज या मीठी शर्करा में बदल देता है। तो इस तरीके से अगर आप कह दीजिए तो भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। काफी लोग सोचते हैं आमाशय से शुरू होता है, तो आज आपको हम बता दे रहे हैं पाचन की क्रिया सही तरीके से आपकी यहीं से ही देखिए, केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद लाल का जो दूसरा एंजाइम होता है उसकी यही मैं बात कर रहा हूं, वो होता है आपका लाइसोजाइम। इसकी बात, लाइसोजाइम की मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। यह लार में उपस्थित, यह भी लार में ही पाया जाता है, उपस्थित एंजाइम होता है। जो लार होती है उसमें यह भी पाया जाता है, उपस्थित एंजाइम होता है। जो हमारी लार होती है उसमें यह भी उपस्थित होता है, और इसका कार्य होता है कि ये भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं या पदार्थों को क्या करता है, नष्ट करता है। ये बात आप सोच लीजिए, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण आपके भोजन में यहीं से होता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यह भोजन के साथ आए हुए, यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं या पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो इतनी चीज तो हो गई, जान लीजिएगा। अंतर्ग्रहण के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया, जान लीजिएगा। और अब क्या हुआ करता है, लेकिन अंतर्ग्रहण का मतलब सीधा होता है, अब भोजन क्या होता है, वह क्या होता है, आपके निगल लिया जाता है। और अब इसके बाद क्या होता है, जो ग्रास नली के ऊपर आपका यहाँ पे ऊपर ढक्कन होता है, जिसको हवाई ढक्कन कहते हैं, उससे भोजन खिसकता हुआ ग्रास नली में पहुंच जाता है। अब भोजन या कह सकते हो कि यहाँ पे अब लसलसा भोज्य पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, मुख गुहा से कहां तक, अब लसलसा भोज्य पदार्थ मुख गुहा से ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। इतनी चीज है, कर जाता है। तो अंतर्ग्रहण के अंतर्गत मैंने आपको इतना, और अगर कोई कहे अंतर्ग्रहण का सीधा सा मतलब होता है भोजन को निगलना, जैसे मुख गुहा में आएगा उसको आप निगल लीजिए, वही अंतर्ग्रहण है। लेकिन उसके अंतर्गत जो आने वाली प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया कि मुख गुहा में इतनी चीजें होती हैं। सबसे पहले चीज बताया मैंने, मुख गुहा में आया हुआ भोज्य पदार्थ दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, और यही लार में उपस्थित एंजाइम निम्न कार्य करते हैं। नंबर 1 टाइलिन, यह लार में उपस्थित एंजाइम होता है जो मंड या स्टार्च को माल्टोज या मीठी शर्करा में क्या कर देता है, बदल देता है। और ये इसका था क्या, आपका रिएक्शन। आपको रिएक्शन को ब्लैक पेन से लिखना है और ऐसे घेर देना है, जान लीजिएगा। और फिर दूसरा एंजाइम मैंने कौन सा बताया, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या किया करता है, या लार में उपस्थित एंजाइम होता है ये भी, और ये क्या करता है, भोजन में इसके साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और अब लसलसा भोज्य पदार्थ मुख गुहा से ग्रास नली में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको मुख गुहा की बात बता दिया। अब हम चलते हैं आगे, आपको ले चलते हैं कहां पे, निस्सरण की तरफ, या चाहे उसको कह दीजिएगा ओ ग्रास नली में, लेकिन ग्रास नली में तो पाचन होता ही नहीं।
अब यहां ध्यान दीजिए, ग्रास नली में आए हुए भोज्य पदार्थों को या भोज्य पदार्थों का क्रमानुकुंचन, यहां पे ये चीज याद रखिएगा, ये जो गति है, जैसे ये आपका ग्रास नली होती है, जैसे इसमें आता है भोजन तो वो धीरे धीरे खिसकता हुआ आगे जाता है। तो ग्रास नली में आए हुए भोज्य पदार्थों का क्रमानुकुंचन गति से या क्रमानुकुंचन गति द्वारा कहां जाएगा, नीचे। ये ग्रास नली है, इसमें से धीरे धीरे खिसकता हुआ आएगा और वो कहां चला जाएगा, आमाशय में। गति से कहां पहुंचना बताइए, गति द्वारा आमाशय में प्रवेश करना ही, आमाशय में प्रवेश करना ही मिश्रण कहलाता है। ये इतनी प्रोसेस है। जो ग्रास नली में जैसे ही भोजन आता है, मैं बार बार समझा रहा हूं, यहां पे क्या होता है, पेशियों के उभार पाए जाती है, तो जिसके कारण भोजन क्या हुआ करता है, वो धीरे धीरे खिसकता है नीचे, एकाएक नहीं खिसकता। अभी कोई चीज आप जल्दी खाने का प्रयास कीजिए तो यहाँ आपका रुक जाता है, तो आप पानी पी लेते हो तब वो चीज अंदर जाया किया करती है। तो इसीलिए हमको भोजन आसानी से चबा करके बढ़िया तरीके से निकलना चाहिए। और अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी लोग ये पूछते हैं कि क्या ग्रास नली में पाचन होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि ग्रास नली में रासायनिक पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो यहां पे इस चीज को भी अब आपको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये हो गया, जान लीजिए। अब जो तीसरा टॉपिक है, ये तो दूसरा था, अब जो तीसरा है वो है आपका आमाशय में। अब यहीं से कुछ कहानी बदल गई है। आमाशय में रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन इन स्टमक। तो जो आमाशय होता है, मैंने आपको बताया था, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही आमाशय में भोजन प्रवेश किया करता है, तो आपको मालूम है यहां पे भी एक वाल्व पाया जाता है, उसका नाम पाइलोरिक वाल्व होता है, और यहां पे भी एक वाल्व होता है जिसका नाम स्पिनेक्टर वाल्व होता है। तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, तो आमाशय में जान लीजिएगा 3 से 4 घंटे तक भोजन ठहरता है, और 3 से 4 घंटे तक क्या होता है, भोजन का एकदम मंथन हो जाता है और एकदम लसलसा पदार्थ भोजन बन जाएगा। उसको हम लोग काइम कहेंगे, अभी उसको आगे बताएंगे भी आपको। तो आमाशय में जैसे ही भोजन प्रवेश करता है, तो सबसे पहले आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑक्सीडेंटल कोशिकाएं होती हैं, पैराइटल सेल होती हैं, जाइमोजेनिक सेल होती हैं। उनसे अलग अलग प्रकार के रस निकलते हैं और उनको हम लोग जठर रस कहते हैं। अब जठर रस कोई एक ऐसा रस नहीं है कि केवल एक ही है जिसके अंतर्गत हमने कह दिया बस जठर रस। जठर रस में कई रस होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, आपका रेनिन, जठर लाइपेज, इमाइलेज, ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं, जठर रस का। और जब भोजन 3 से 4 घंटे तक रहा किया करता है, तो भोजन में ये सभी पाचक रस क्या हो जाए। अब इधर से ये बंद है, इधर से ये बंद है, और ऐसे ये फूलता सिकुड़ता है, फूलता सिकुड़ता है। अभी आप गुब्बारे में से पानी भर लीजिए, उसको दबाइए तो पानी उधर भाग जाएगा, फिर इधर भाग जाएगा, एकदम मिल जाता है। वही हाल इसमें होता है। जब भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है, तो सारी मैकेनिज्म इसी में चलती रहती है और सब पाचक रस एकदम मिल जाते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए तो आपको बताएंगे कि आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। इसीलिए कभी आपको उल्टी हो, वोमिटिंग जिसको कहते हो, तो आपका मुख जो होता है वो खट्टा खट्टा लगता है। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है, ये भी आप जान लीजिएगा। तो आमाशय में जो पाचन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया क्या कि आमाशय में जैसे भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है, तो आमाशय की कोशिकाओं से जठर रस निकलते हैं,
और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका अलग कार्य है, आपका पेप्सिन होता है उसका अलग कार्य होता है। और अच्छा डीप में जाएंगे, बहुत डीप में हम पढ़ा देंगे तो आपका लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, आप जान लीजिएगा। फिर रेनिन होता है, फिर जठर लाइपेज होते हैं, फिर इमाइलेज होते हैं। तो इन सभी का हम आपको क्या कर रहे हैं, एक एक का फंक्शन बता रहे हैं। और आप जब 2 बार 3 बार इसको देखोगे और विधिवत पढ़ोगे तब हमारी बातें आपको एकदम समझ में आएंगी। और आज नहीं तो आप कल जब बड़े होंगे तो आप जानेंगे कि हमने आपको क्या चीज़ दिया है और क्या आपको चाहिए था। तो हम सबसे पहले क्या लिखा किया करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं आमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है, इसलिए 3 से 4 घंटे बाद जब चला जाता है नीचे पायोरिक वाल्व खुलने से तो होता क्या जानते हो, भूख लग जाती है। तो आमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। फिर आगे आमाशय की जो इसकी आंतरिक कोशिकाएं हैं, आमाशय की कोशिकाओं से जठर रस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लीजिएगा। जठर रस, जठरा ग्रंथियां भी कुछ लोग कहते थे उसको, जठर रस स्रावित होते हैं। जठर रस में, क्या ऐसे लिख देता हूं, पहले ध्यान दीजिएगा, जठर रस का निर्माण, कोई जठर रस अकेला नहीं है, उसमें कई चीजें हैं, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। जठर रस का निर्माण किस किस के कारण होता है बताओ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर कौन सा होता है, पेप्सिन, और फिर एक होता है रेनिन। अभी सबका फंक्शन बताएंगे, HCl का भी बताएंगे, पेप्सिन का भी बताएंगे और किसका, रेनिन का भी। और फिर कौन होता है, जठर लाइपेज, लाइपेज, लाइपेज मींस लिपिड्स, लिपिड माने वसा, ये वसा का पाचन करता है। और फिर जठर इमाइलेज, जो बच्चे आगे चल करके अगर मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो जान लीजिए ये वीडियो एकदम ब्रह्मास्त्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज, जठर इमाइलेज, इतने चीजों से मिलकर के जठर रस का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई कहे जठर रस क्या है तो आप कह लीजिएगा कि जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज और जठर इमाइलेज एंजाइम्स के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। ये हो गया आपका क्या है, जठर रस के अंतर्गत जो आने वाले थे। अब हम जठर रस में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो भाई एसिडिक है, तो एकदम सीधी सीधी सी बात आपको बता दे रहे हैं, ये क्या करेगा, ये भोजन को अम्लीय माध्यम बदल देता है। पहला कार्यक्रम यही होता है इसका, यह भोजन को अम्लीय माध्यम में बदल देता है। दूसरा फंक्शन क्या है, यह भोजन में आए हुए हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। अगर आप मांस खाए हो, हड्डी खाए हो, उसका भी डाइजेशन कर देता है, ये भी आप ध्यान दीजिए। और तीसरी जो इसका है तो बहुत कार्य, लेकिन मैं 3 जो आपको मेन बता रहा हूं वही ध्यान दीजिएगा। तीसरा इसका कार्य होता है कि ये जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, इन सभी को सक्रिय करने का कार्य करता है। पेप्सिन पहले पेप्सिनोजन के रूप में रहता है, रेनिन पहले प्रोरेनिन के रूप में रहता है, लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है तो सबको जगा देता है और ये सब फिर रेनिन पेप्सिन के रूप में बदल जाते हैं। ये सब डीप आपको बता रहा हूं, एकदम गहराई तक जान लीजिएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फंक्शन मैंने बताया क्या, नंबर 1, ये क्या करता है, यह भोज्य पदार्थ को या भोज्य पदार्थ को, कौन सा माध्यम बताइए, अम्लीय माध्यम में बदल देता है।
अम्लीय माध्यम में क्या कर देता है, ये बदल देता है। जो फूड मटेरियल होता है उसको ये क्या कर देता है, एसिडिक नेचर में चेंज कर देता है। और दूसरा इसका कार्य होता है कि यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये इसका फंक्शन है। और तीसरा जो बताया मैंने कि यह अन्य एंजाइम्स को क्या करता है, सक्रिय करता है। यह अन्य एंजाइम्स, अब अन्य एंजाइम में जैसे ट्रिप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एंजाइम को सक्रिय करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया अभी, आमाशय में रासायनिक पाचन। आमाशय में 3 से 4 घंटे तक भोजन ठहरता है। आमाशय की कोशिकाओं से जठर रस स्रावित होते हैं और यह होता है जठर रस का निर्माण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज, जठर इमाइलेज एंजाइम से के द्वारा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मैंने फंक्शन बता दिया। ये अम्ल है, इसका मतलब अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। यह भोज्य पदार्थ को, यहाँ चाहे लिख दीजिएगा भोज्य पदार्थ को या भोजन को, चाहे जो लिख दीजिएगा, भोजन को अम्लीय माध्यम बदल देता है और यह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और यह अन्य एंजाइमों को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको पूरा एकदम डिटेल पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम छोटा छोटा चीजें बताई जा रही, डिटेल रूप में से आपको हम बताएं। अब इसके बाद जो दूसरा है और तीसरा जो आपके हैं उनकी हम फंक्शन की बात करते हैं। और अगर आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, खूब मजा करें, तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हम यहाँ पे आपको हाई स्कूल की जो बायोलॉजी की क्लास है उसे यहाँ पर इस चैनल पर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य है कि आप लोगों के साथ साथ आपके मित्र जो है, फ्रेंड्स हैं, उनका भी भला हो। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद क्या होता है, मैं बात करता हूं पेप्सिन की। पेप्सिन है भी दूसरा है ये, और फिर तीसरा आपका क्या होगा, रेनिन, फिर जठर लाइपेज और फिर जठर इमाइलेज। इतना भी हम आज आपको बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जान लीजिए। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। पेप्सिन जो होता है ये कैसा एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम किस प्रकार का पाचक एंजाइम है। तो यहाँ पे जवाब आपको देना है कि पेप्सिन जो है एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है और यह भोजन में आई हुई प्रोटीन को, जो हमने प्रोटीन खाया हुआ है, उस प्रोटीन को ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, तो जान लीजिए प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो जब प्रोटीन टूटता है तो उसके निम्नतम जो मॉलिक्यूल होते हैं उसी को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। अभी जब आप आगे और बड़े हो जाओगे तो अमीनो एसिड पढ़ाया जाता है, तो अमीनो एसिड से पेप्टाइड बंध बनता है, पेप्टाइड बंध से पॉलीपेप्टाइड बनता है और पॉलीपेप्टाइड से फिर प्रोटीन बनता है। जैसे 5 मान लीजिए कोई संख्या है तो वो प्रोटीन है, उसको अगर आप तोड़िए तो 3 और 2 में डिवाइड हो गया तो ये पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स है। तो ये बात भी आपकी इसकी, और ये रिएक्शन याद रखिएगा, आगे भी मिलेगा। तो पहली चीज क्या बताएंगे, यह प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। कैसा एंजाइम है ये, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है।
बच्चे लोग सोचते होंगे कि बड़ा कठिन है। हाँ, भोजन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। इसीलिए आपको कहा जाता है कम खाया करिए। अब उसके बाद क्या होता है, जब इसका रिएक्शन लिखोगे तो ये हो गया आपका प्रोटीन, जैसे उसका मैंने बताया था। और अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम लिखोगे, पेप्सिन। और फिर ये किस में बदलता है, जो लिखा बदलता है तो उसको आगे लिख देते हैं। यहां लिख देंगे पेप्टोन्स और प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये पेप्सिन के अंतर्गत रिएक्शन है। लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो पेप्सिन के बारे में मैंने बता दिया कि यह एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं किस में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड्स में क्या कर देता है, बदल देता है। अब इसके बाद जो तीसरा एंजाइम है वो है रेनिन। ये 3 से 4 घंटे तक का मटेरियल काम कर रहा है, जान लीजिएगा। तो 3 से 4 घंटे तक पेट में भोजन रहता है आमाशय में, उसी के अंदर सब चल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी बात को आप ध्यान दीजिए। रेनिन जो होता है ये बहुत बच्चों में स्रावित होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है, क्योंकि ये दूध में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है उसको कहते हैं केसीन। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम होता है केसीन। और उसी दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसीन को ये क्या किया करता है, कैल्शियम पैराकेसिटेट। कैल्शियम पैराकेसिटेट या उसी को हम लोग दही कहा करते हैं, उसमें ये बदल दिया करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह दुग्ध प्रोटीन केसीन का क्या करता है, पाचन करता है। और जो केसीन प्रोटीन को क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसिटेट या दही बदल देता है। अब अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 महीने के बच्चों हो, 3-4 महीने, उनमें बहुत ज़्यादा निकलता है। 6 माह तक बच्चों में अगर वो दूध पिए हो, थोड़ा सा अगर उनका पेट दब जाता है तो आप देखिए बाहर आ जाता है। और बाहर जैसे जो मटेरियल आएगा बच्चों का, वो देखिए आप एकदम बढ़िया सा वाइट कलर वाली आपको दही दिखाई देगी। तो आप विचार करिए कि एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। जो कार्यक्रम आप इतना गर्म करके उसमें मट्ठा मिला के तब दही बना रहे हो, तो वही सारी प्रक्रिया यहाँ पे हो जाती है इतने 37 डिग्री सी पर ही। और इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, उस रिएक्शन की रेट को कम करके उस अभिक्रिया को उतने ही टेम्परेचर पे कंप्लीट करा देती है। ये एंजाइम होती है। जैसे अभी आपका पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन हम क्लास ले रहे हैं, और अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को देखते होंगे और पर डे कॉपी में नोट्स बनाते होंगे। आप देख रहे हो कि क्या स्थिति हो रही है पूरे देश की, पूरा विश्व परेशान है, जान लीजिएगा, कोरोना के कारण। तब भी हम आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बच्चे इसका महत्व तो नहीं जानते हैं, आप जान लीजिए। और जो जान रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अब यहाँ पे रेनिन की हम बात कहा करते हैं, ध्यान दीजिए। यह एक, या ऐसे लिख सकते हो, यह दुग्ध मिल्क जो होता है, दुग्ध प्रोटीन। दुग्ध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन। दुग्ध प्रोटीन केसीन, जिसको अंडरलाइन कर देता हूं उसको ध्यान दिया करो। केसीन का पाचन करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो केसीन को कैल्शियम पैराकेसिटेट, कैल्शियम पैराकेसिटेट में बदल देता है। इसीलिए आपसे कहें अगर पाचन की तुलना करें तो आपको जान लीजिए दूध की तुलना में दही आसान होता है। आप दही का सेवन कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो अब हम इसका अगर रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ होगा केसीन, ये भाई दूध मिल्क प्रोटीन है। अब उसके बाद तीर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेनिन। और अब ये किसको बदल किसमें रहा, ये कैल्शियम पैरा केसिटेट, ये इसका रिएक्शन है। तो इस तरीके से यह दुग्ध प्रोटीन केसीन का पाचन करता है
जो केसीन को क्या करता है, कैल्शियम पैराकेसीटेट में बदल देता है। और अब हम अगले एंजाइम की बात करेंगे, चौथे, जठर लाइपेज। और अगला है इसी के साथ साथ उसको भी बता दे रहे हैं इसी में, जठर इमाइलेज, क्योंकि दोनों कार्य की है, जठर लाइपेज और जठर इमाइलेज। अब हम अगर इन दोनों के फंक्शन की बात करें तो आपको सीधा सीधा बता दे रहे हैं कि जठर लाइपेज और इमाइलेज दोनों वसा पाचक एंजाइम है। किसका? वसा। वसा मतलब है जो हमारे भोजन में लसलसा या तैलीय पदार्थ होता है। तो ये दोनों वसा पाचक एंजाइम होते हैं और ये वसा को क्या कर देते हैं, वसीय अम्ल एवं किससे बदल देते हैं, ग्लिसरॉल को। जठर लाइपेज और इमाइलेज यह ऐसे लिख सकते हो, यह वसा पाचक एंजाइम होते हैं जो वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो यहां पे लिख सकते हो, यह वसा पाचक एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो वसा को फैट, चर्बी, वसा को वसीय अम्ल फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड, ये सब उसके छोटे निम्नतम रूप हैं, आगे सब मिलेगा है, बदल देते हैं। और ये कैल्शियम पैराकेसीटेट जो है ये दही। अब यहां पे अगर रिएक्शन लिखेंगे तो वो वसा और फिर तीर लगाएंगे ऐसे, यहां जठर, ये हो गया लाइपेज और नीचे जठर इमाइलेज। और फिर क्या बनेगा, वसीय अम्ल और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। यहां लिखेंगे वसीय अम्ल और प्लस ग्लिसरॉल। तो ये भी रिएक्शन आपको उतार देना है। तो इस तरीके से मैंने 3 एंजाइम जो चारों थे उनके बारे में बता दिया। पेप्सिन की बात हो गई, रेनिन की बात हो गई, जठर लाइपेज और इमाइलेज, दोनों ध्यान दीजिएगा ये वसा पाचक एंजाइम होते हैं और जो वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। और वसा है ये जठर लाइपेज, जठर इमाइलेज, और ये वसीय अम्ल है और ये क्या है, ग्लिसरॉल। अब क्या होगा, 3 से 4 घंटे के बाद एकदम इस प्रकार क्या होता है, भोजन में जब इस प्रकार आमाशय में जठर रस के मिलने से भोज्य पदार्थ एकदम तरल अवस्था में हो जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम। और काइम बनने के बाद भोजन खिसकता हुआ जो आपको होगा वो पाइलोरिक वाल्व खुल जाएगा और पाइलोरिक वाल्व खुलने से भोजन कहाँ प्रवेश कर जाएगा आपका, वो किसमें जाएगा बताइए, ग्रहणी में प्रवेश कर जाएगा। लास्ट टॉपिक अब आपको बता रहे हैं, इसके बाद आज की क्लास यही पे ओपन करेंगे। ग्रहणी में पाचन आपको कल बताएंगे, लेकिन इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जैसे आपसे कोई कहे, नीचे उसी के लिखेंगे इसको, आमाशय में जठर रस के मिलने से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, जब आमाशय में सभी पाचक रस मिल जाएंगे, उसमें विभिन्न प्रकार के जो जठर लाइपेज के हैं, इमाइलेज जो है, पेप्सिन है, रेनिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो आमाशय में जठर रस के मिलने से प्राप्त तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कोई, काइम क्या है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो आप जवाब दीजिए ना उसको। और उसके बाद अगली चीज जो आपको बता रहे हैं वो अगला है कि अब पाइलोरिक वाल्व खुलेगा। ये आप ध्यान दीजिए, यही तो था पूरा। ये आपका ऐसे है यहाँ से, और यहाँ पे वाल्व है, अब ये खुलेगा तो भोजन ग्रहणी में आ जाएगा। अब पाइलोरिक, बहुत बड़ा लेक्चर होगा, जान लीजिएगा।
वाल्व खुलने से काइन कहाँ प्रवेश कर जाएगा? ग्रहणी। ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है। और अब इसके बाद पहला देखिए, हमने बताया आपको अंतर्ग्रहण, निःसरण और आमाशय में पाचन। और अब हम आपको कौन सा आगे टॉपिक कल बताएंगे? गृहिणी में पाचन। आप इसकी नोट्स बनाइए और इसको लिखिए बिंदु साफ साफ कॉपी में, जैसे मैंने घेर के लिखा है सब ब्लैक पेन से लिखना। और उसके बाद लिखने के बाद इसको आप तैयार कीजिए, ताकि हम जब कल पढ़ाएं तो आपको आगे बताएं। और तभी आपको समझ में आएगा जब आप कंटिन्यूअस रोज वीडियो को देखेंगे। ये नहीं कि आप आज देख लीजिए कल नहीं देखेंगे तो आपके लिए फिर दिक्कत होगी। हाँ, अगर ऐसा है तो आप कंटिन्यूअस देखते रहिए, एक आध देखे हो तो अगर अगला कल देखिए तब ठीक ठाक रहेगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।